We as a human doubt ourselves. But today, a very young seagull is going to teach us how to believe ourselves. Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Miss Riya Jain and I'm your English educator and mentor. Today, we are going to discuss about a very interesting story from the book First Flight, and the name of the chapter is Two Stories About Flying. इस चैप्टर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड पार्ट 2 जो है वो द ब्लैक एरोप्लेन. दोनों ही स्टोरी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिग इन. तो थ्रू आउट द चैप्टर व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कि पहले तो मैं आपको पूरी समरी बताऊंगी. पहले हम समरी को डिस्कस करेंगे, कुछ जो मेजर प्लॉट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट एंड में, वीडियो के एंड में, आई विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताती रहूं उसे आप मार्क करते रहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में. मैम सीगल क्या होता है? लेट मी टेल यू. सीगल आपने जैसे हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी या बॉलीवुड मूवीज में भी आते हैं, बीच पे जो व्हाइट कलर के बर्ड्स उड़ते हैं, दोज बर्ड्स आर कॉल्ड सीगल्स. सीगल अब एक नन्हा सा सीगल है, ये अपनी फैमिली के साथ रहता है. अब इसकी फैमिली में कौन कौन है जरा वो देख लेते हैं. इनकी फैमिली में, सीगल की जो फैमिली है उसमें एक इनकी है मदर के साथ इनके हैं फादर, और इनके हैं दो सिबलिंग्स. टू सिबलिंग्स ही हैज. दो सिबलिंग कौन है? एक है इनके ब्रदर, और ब्रदर के साथ इनकी है सिस्टर, और तीसरे खुद हैं. कौन है? हमारे यंग सीगल. बच्चों बार बार यंग सीगल ना बोल के क्या मैं इनका एक नाम रख लूं? मुझे बता दो जल्दी से, क्या मैं इनका एक नाम रख लूं? हाँ, एक नाम रख लेते हैं. इनको हम बोलेंगे मिस्टर एक्स. तो जो हमारे यंग सीगल है उनको हम क्या बोलेंगे? मिस्टर एक्स. जो हमारे यंग सीगल हैं, जो हमारे क्या है? यंग सीगल. ये वाले यंग सीगल देखो, ये वाला यंग सीगल जो हमारा है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम मिस्टर एक्स. ठीक, चलें बढ़े आगे स्टोरी के साथ. अब स्टोरी कैसे शुरू होती है? जो हमारे यंग सीगल हैं ये बहुत ही ज्यादा डरपोक हैं, बहुत कावर्ड हैं. इन्हें डर लगता है. क्यों? किस चीज से डर लगता है? इन्हें उड़ने से डर लगता है. इनके जो ब्रदर और सिस्टर हैं वो एक रात पहले ही उड़ चुके हैं, और वो देख रहे हैं कि इनके सिस्टर, इनके ब्रदर, इनके मदर, इनके फादर जो है उड़ रहे हैं. जो सीगल होती है वो क्या करते हैं? समुद्र में डाइव करती है, फिश निकालते हैं और उसको अपनी बीक से फ्लैश को नोच नोच के खाती हैं. तो ये देख रहे हैं कि जो मेरे ब्रदर है, सिस्टर है, भाई बहन, मम्मी पापा, ये सब आसमान में अलग अलग करतब कर रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, फिश निकाल के ला रहे हैं, खा रहे हैं, और ये बेचारा नन्हा सा सीगल माउंटेन एज पे बैठ के ये सब देख रहा है. अब व्हाट इज माउंटेन एज? देखो माउंटेन, इसमें यहाँ पे एक ऐसे कॉर्नर निकला हुआ है, तो ये यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? ये सब देख रहा है. और यहाँ पे कहीं कहीं इनके क्या है? यहाँ पे कहीं कहीं इनके भाई बहन. बच्चों देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज ड्राइंग जज मत करना, कंसेप्ट समझो. तो इनके भाई बहन जो है उड़ रहे हैं, अपने डाइव कर रहे हैं ये सब, और ये बेचारा बैठ के देख रहा है. अब क्या होता है? लेफ्ट बिहाइंड का क्या सीन है कि इनको अकेला छोड़ दिया गया है. ये डरते हैं, इनको उड़ने से डर लग रहा है, ये उड़ नहीं पा रहे हैं. पैरालाइज्ड बाय फियर, वही कि डर से बिल्कुल सहम के पीछे को बैठा है. कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, पर खोलता है और सोचता है उड़ जाऊंगा, बट डर की वजह से आगे स्टेप नहीं ले पाते हैं. फिर से क्या आ जाते हैं? पीछे आ जाते हैं. रिट्रीट टू सेफ्टी. इनको क्या लगता था कि अगर मैंने कोशिश करी उड़ने की और मैंने अगर जंप कर भी दिया तो मेरे जो विंग्स हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे, और क्या होगा? मैं डूब के मर जाऊंगा. अब ये क्या है? पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं. अब पेरेंट्स एक दूर, ये इस वाले एज पे बैठे हैं मिस्टर एक्स, और पेरेंट्स किसी दूर माउंटेन पे से इन्हें आवाज दे रहे हैं, अपनी जो बर्ड्स की अपनी बोलने की आवाज. तो तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं बुलाएंगी ना, ए रामू इधर आओ, ए शामू इधर आओ, ऐसे नहीं बुलाएंगी. तो इनके पेरेंट्स, इनकी मम्मी, इनके पापा इनको आवाज देते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी क्या करो, प्रैक्टिस करो कैसे डाइव मारते हैं, कैसे फिश निकालते हैं. पर ये जो एज यूजुअली बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सो ही वॉज नॉट एबल टू डू सच थिंग्स. अब इनकी मदर को लगता है, क्या लगता है कि भाई ऐसे तो ये क्या होगा? भूखा मर जाएगा. पूरी रात ऑलमोस्ट 24 आवर्स गुजर चुके हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है. किसको? हमारे मिस्टर एक्स को. वो देख रहे हैं उनके जो
भाई बहन हैं, जो मम्मी है, वो बहुत मजे से फिश इंजॉय कर रहे हैं, फिश का फ्लैश मतलब फिश का जो मीट है उसे इंजॉय कर रहे हैं, और ये भूख के मारे तड़प रहे हैं। तो इनकी मम्मी एक आइडिया लगा और अपनी मम्मी को ये बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं वो देखते हैं। ये कुछ आवाज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? गा 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 बोलते हैं कि मुझे खाना दे दो, आई नीड फूड। इनकी मदर इन्हें रिप्लाई करती है गाओ कॉल आ, मतलब जैसे मम्मी गुस्से में उनको बोल रही है कि वो बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पे फूड ला के दे दो ताकि मैं खा लूं। उसकी मम्मी मना करती है कि नहीं, खुद आओ उड़ के और जब खाना मिलेगा। अब वो डर के मारे नहीं उड़ पा रहे हैं। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे बैठे हैं, हमारे यंग सीगल बैठे हैं। उनकी मम्मी एक आइडिया लगाती है, डाइव मारती है, फिश निकालती है और अपनी बीक में पकड़ती है। उस बीक में अपनी फिश को पकड़ के यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे खड़ी हो जाती हैं, उड़ रही होती हैं मतलब, और वो एच पे बैठा है। तो वो बोलता है फिश दो मुझे। वो बोलती है कि आओ और मुझसे ले जाओ। जो यंग सीगल है वो बहुत ट्राई करता है, अपने फियर को ओवरकम करने का ट्राई करता है, और फियर को समहाउ ओवरकम वो कर लेता है। वो धीरे पैर बढ़ाता है, पर खोलता है, और जैसे ही पैर बढ़ा के एकदम जंप लगा देता है। जंप लगाता है, नीचे सिर्फ क्या है? समुद्र है। जैसे ही जंप लगाता है अपने विंग्स को तेजी से फड़फड़ाने लगता है, और थोड़ा उसको फील होता है जो एयर है वो उसके फेदर्स को टच करके निकल रही है। उसे फील होता है कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ। वो हल्का हल्का उड़ता है, पर वो जितने पर मारता है वो उतना तेजी से नीचे जाता जाता, और उसका जो बेली है, जो उसका पेट है, वो वाटर को क्या करता है? टच करता है। और यहीं पर स्टोरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। हाँ, इसमें एंड नहीं बताया स्टोरी में कि यंग सीगल के साथ क्या हुआ, क्या वो सरवाइव किया, क्या उसकी डेथ हो गई, नहीं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों ये था कि अगर आपको अपने फियर को ओवरकम करना है तो यू हैव टू टेक अ स्टेप। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक आप अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाओगे। छोटी सी स्टोरी थी, 5 मिनट में खत्म हो गई। आ जाओ अब इसके कुछ ना वो है बुलेट पॉइंट काइंड ऑफ थिंग है, वो देख लेते हैं। पहला, ब्लेजिंग हीट एंड हंगर। बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो यंग सीगल था बहुत ज्यादा भूखा था। वो क्या कर रहा था कि उसे क्या चाहिए था? खाना चाहिए था। पूरी रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख लगी थी। उसके बाद साइट ऑफ फूड, जो खाना था उसे देख के उसे क्या लग रही थी? बहुत ग्रीड फील हो रही थी, ग्रीडी फील कर रहा था, बहुत भूख लग रही थी उसे। उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही है? दूर एक हम पे बैठी हुई है, जो वो मैंने बोला ना अपनी चोंच से नोच नोच को खा रही थी। किसको? फिश को टीयर मतलब बीक से टीयर कर करके वो खा रही थी। उसके बाद क्या कहता है कि वो जब अपनी मदर को देखे जा रहा था, उसकी मदर कितनी बार फिश टीयर कर रही है, कितनी बार आराम से खा रही है, और वो बेचारा भूखा उन्हें देखे जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है? ही कॉल्ड आउट। जब उससे देखा नहीं गया कि भाई मम्मी खा रही है और मैं भूखा बैठा हूं और भूख से जान निकल रही है, तो उसने अपनी मदर को आवाज दी। उसकी मदर रिप्लाई में एकदम उसे गुस्से में बोलती है कि यू हैव टू कम हियर, मैं वहां नहीं आऊंगी। फिर उनकी मदर को वो दोबारा बुलाते रहते हैं। एंड में क्या होता है? मदर एक मूव लेती है। क्या मूव करती है वो? कि वो अपनी चोंच में वो दबाती है मछली। उसके बाद वो उसकी तरफ जाती है, वो खुशी से बहुत चिल्लाता है, उसे लगता है मुझे खाना मिलेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है? उनकी मदर बोलती है कि यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टेक इट बाय योरसेल्फ। और वो उसको जब लेने का ट्राई करता है तो उसके साथ क्या होता है? एज आई टोल्ड यू कि वो पर फैलाता है और वो नीचे जाके सी बेड पे टच हो जाता है। समझ में आई? इजी स्टोरी थी, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं था। ठीक है, डिटेल में सारी समरी मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको स्टोरी एक याद रहे और आपका सीक्वेंस चलता रहे उसमें। अब इसका ये हमने करा पार्ट ए। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए मैंने आपको बता दिया, इसमें एक सीगल की स्टोरी है। अब पार्ट बी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन। बिल्कुल ऐसी इमेजिनरी सी एक कहानी है और बहुत ही फैसिनेटिंग सी स्टोरी है ये, क्योंकि आपकी एज के बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है कि इसमें ओ वाओ ये क्या आया। स्टोरी के साथ साथ बताऊंगी, पहले कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स को जानेंगे कि क्या है, उसके बाद चैप्टर पे पढ़ेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, क्या है? एक मिस्टीरियस स्टोरी है, एक मिस्टीरियस टेल है। किसके बारे में? सर्वाइवल स्टॉर्म, या फिर एक अननोन सा कोई एरोप्लेन आया और उसने हमारे जो मेजर पायलट थी उनके क्या की? हेल्प की। मैंने आपको स्नीक पिक दे दिया स्टोरी का, पर पूरा रिवील क्या करूंगी? स्टोरी के दौरान करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैंने आपको पूरा वो दे दिया ट्रेलर का, पूरा ट्रेलर से पहले पूरी पिक्चर एकदम ही बता दी इंट्रो में, तो क्या फायदा उस मूवी का? मूवी को तरीके से देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। ऑथर क्या है? ऑथर हमारे फ्रेडरिक फॉर्सेट। जेनर क्या है? मिस्ट्री है, एडवेंचर है इसमें। उसके बाद अगर देखें तो कहाँ पे सेटिंग हुई है इसकी? रात के एक जो स्टोरी सेट हुई है वो नाइट के टाइम पे हुई है, और कहाँ पे? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई है। अब एक बात देखो, जो हमारे पायलट हैं वो इस स्टोरी में कहाँ जा रहे हैं?
वो फ्रांस से जा रहे हैं इंग्लैंड। कहाँ जा रहे हैं वो? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, फ्रांस से। इस बात को ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी। आ जाओ आगे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है रात के 1:30 बजे, तो इस चीज को भी इसमें ऐड कर लो। किस टाइम पे जा रहे हैं वो? किस टाइम पे जा रहे हैं? 1:30 AM पे। ये बातें मैं अभी आगे पूछूंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट करके बता रही हूँ, ठीक है? ठीक है, आगे चलूं? आ जाओ आगे, आ जाओ। अब क्या होता है इस स्टोरी में, जो हमारे पायलट हैं वो एक अपने एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, और एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? एयरक्राफ्ट का नाम है डकोटा, ओल्ड डकोटा। किससे ट्रैवल कर रहे हैं वो? ओल्ड डकोटा से। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है? ओल्ड डकोटा, ठीक है, हमारे एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? ओल्ड डकोटा। अब वो ओल्ड डकोटा में ट्रैवल कर रहे हैं, ओल्ड डकोटा में। अब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं। बीच में क्या होता है? फ्रांस से इंग्लैंड जाने में 150 किलोमीटर वो कवर कर चुके होते हैं। 150 किलोमीटर कवर करने के बाद देखते हैं स्काई बिल्कुल साफ है, मन में बहुत अच्छे ख्याल चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मैं सुबह तक इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, और सुबह इंग्लैंड पहुंचने के बाद अपनी फैमिली के साथ क्या करूंगा? इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। बच्चों, जिन वर्ड्स को एम्फेसाइज कर रही हूँ, जिन वर्ड्स को एम्फेसाइज कर रही हूँ ना, तो उन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? मैं अपनी फैमिली के साथ क्या करूंगा? इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। इंग्लिश, वेट फॉर अ मिनट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। कौन सा ब्रेकफास्ट? इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है। अब वो प्लेन उड़ाए जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, उन्हें लग रहा है अब अपनी फैमिली के साथ क्या करूंगा? इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। अब ऐसे ही होता चल रहा है 150 किलोमीटर पेरिस से दूर आ गए हैं। अब सामने एकदम से क्या होता है? मौसम खराब हो जाता है, काले काले घने बादल, घर 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 की आवाज। उनका जो, अब जब वो काले बादल सामने आते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं वो? इसलिए काले बादलों में घबरा जाते हैं कि उनका एकदम जो एयरप्लेन का सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। कैसे काम करने बंद कर देता है? पैनल सारे ऑफ हो जाते हैं, कंट्रोल रूम से पूरा कांटेक्ट खत्म हो जाता है, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फ्यूल इतना है, कितना कि वो आगे इंग्लैंड ही जा सकते हैं। अगर वो पीछे वापस गए 150 किलोमीटर पेरिस, तो पेरिस तक नहीं पहुंचेंगे, और उनका एयरक्राफ्ट बीच में रास्ते में ही क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो अब उन्हें ना चाहते हुए भी आगे ही बढ़ना पड़ेगा, वो पीछे नहीं जा सकते। अब उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। सामने उन्हें पूरे क्लाउड्स और स्टॉर्म दिख रहा है। अब वो उसमें घुस जाते हैं। जब वो स्टॉर्म में घुस जाते हैं तो ड्यू टू दैट लाइटनिंग और जो थंडरिंग वगैरह की वजह से ना, सारी बिजली जो चमक रही है उनकी वजह से उनके जितने भी पैनल्स हैं वो सारे ऑफ हो जाते हैं। उनका कंपास ऑफ हो जाता है, उनका जो कंट्रोल टावर है, उस कंट्रोल रूम है, उससे पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। उनका जो पूरा इन टोटल जो पूरी एयरक्राफ्ट है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उनके। अब वो घबरा जाते हैं, जो हमारे पायलट हैं वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अब तो मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, मैं अपने घर जाके अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाऊंगा, आज मेरा एंड कंफर्म है। सडनली उन्हें साइड वाली विंडो से क्या दिखती है? एक शैडो दिखती है। वो आसमान में है, ध्यान रखना, ठीक है। बराबर वाली विंडो से एक शैडो दिखती है, जो एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन होता है, जिसके मिरर वगैरह सब ब्लैक, एकदम प्रॉपर ब्लैक होता है, और कुछ नहीं दिख रहा होता उसके अंदर। ना पायलट का फेस दिख रहा होता, ना पायलट दिख रहा होता, कुछ नहीं, बस ब्लैक एरोप्लेन दिख रहा होता है। और मान लो कि कोई ऐसे इशारा कर रहा है कि फॉलो मी। अब वो बिल्कुल ही ऐसे होपलेस होते, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता कि इस टॉर्म से मैं कैसे बाहर निकलूं, वो उसमें फंस गए हैं। अब वो क्या करते हैं? उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना शुरू करते हैं। वो ब्लैक एरोप्लेन को एयर में ही फॉलो करते करते अब उन्हें क्या दिखता है? सामने रनवे दिखता है। वो खुश हो जाते हैं, रनवे दिखता है। अब वो रनवे पे क्या हो जाते हैं? लैंड कर देते हैं अपने एयरक्राफ्ट को। लैंड करते ही वो फटाफट शिप से, अपने एयरप्लेन से बाहर आते हैं कि जिसने मुझे बचाया मैं उसके क्या करूं? उसको थैंक यू बोलूं। वो उतरते हैं, देखते हैं आसपास दूसरा कोई जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड ही नहीं हुआ। तो अब उन्हें डाउट होता है, वो क्या भागते हुए जाते हैं कंट्रोल रूम। किसमें? कंट्रोल रूम में। अब कंट्रोल रूम में वहां पे एक बैठी होती है लेडी। कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी होती है वो जाके उन लेडी को बोलते हैं कि जो मेरे साथ एक और प्लेन लैंड किया है, मुझे उसके पायलट से मिलना है। जो मेरे साथ एक और प्लेन लैंड किया है, मुझे उसके पायलट से मिलना है। वो लेडी बिल्कुल शॉक में देखती है, ऐसे उन्हें शॉक में देख रही है। क्या? तो रिपीट करते हैं, अरे जो पायलट मेरे साथ लैंड हुए हैं ना, अभी जो एयरक्राफ्ट मेरे साथ लैंड हुए हैं, मुझे उसके पायलट से मिलना है, मुझे थैंक यू बोलना है, उन्होंने मेरी जान बचाई है।
वो फिर उन्हें शॉक में देखती है, क्या कह रहे हैं आप। तो फिर उस लेडी मैन उसको बताती है, क्या बताती है कि सर यू वर द ओनली वन, आपका ही एक एयरक्राफ्ट था जो हमारे रेडार पे शो हो रहा था, आपके अलावा कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे रेडार पे शो नहीं हो रहा था। जो हमारे पायलट हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और टेंस्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो जो स्टोरी है वो मिस्ट्री में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती। वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, वो कहाँ से आया, कौन उसे उड़ा रहा था, कहाँ वो चला गया, किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे हमारा पायलट जो है वो अपने इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वही लैविश सब इंग्लिश ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। समझ आया? अच्छे से आया या कम आया समझ? बताओ, आया कि नहीं आया? एक बार रिकॉल कर लें, आ जाओ रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। एक बार मैं आपको थीम्स बता देती हूँ। पहला थीम आया आपका मिस्ट्री एंड अननोन। मिस्ट्री एंड अननोन क्या कहता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था, मिस्ट्री एंड अननोन क्या कहता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसका कभी भी रिवील, मैंने बोला ना चैप्टर में, उसका कोई भी रिवील नहीं किया, उसको कौन था, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। उसके बाद जो स्टोरी थी वो मिस्ट्री के साथ ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और वो मिस्ट्री कैसी है, अनसॉल्व मिस्ट्री है। उसके बाद जो रीडर्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आता है, क्या रीडर्स के मन में, आप जैसे जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उनके मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या सुपरनैचुरल पावर एग्जिस्ट करती है? आई आस्क यू, क्या सुपरनैचुरल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं? कमेंट्स में अपना आंसर बताओ। व्हाट यू फील कि एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं? अच्छा, यस वाले यस लिखना, जिनको लगता है कि हाँ एग्जिस्ट करती है वो यस लिखना, और जिनको लगता है नहीं करती है वो नो लिखना, मतलब थम्स अप और थम्स डाउन ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक तो ये आपका फर्स्ट हो गया थीम कि मिस्ट्री और जो अननोन थिंग्स हुई वो। सेकंड क्या, रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंस। रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंस क्या, पायलट की डिजायर थी कि वो जल्दी से द पायलट डिजायर टू गेट होम ओवरराइड्स हिज बेटर जजमेंट। जो पायलट था वो चाहता था कि भाई जल्दी से मैं क्या करूं, घर पहुंच जाऊं। दूसरा, वो डेंजर में क्या कर रहा था, उसको पता था स्टॉर्म में घुसना, जो तूफान है उसमें घुसना डेंजरस है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको रिस्क लेना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया ना वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, अपने ओल्ड डेकोटा में जा रहा था, इंग्लिश उसे ब्रेकफास्ट करना था। जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा था तो ऑलरेडी 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था, और उसके पास जो फ्यूल था वो फ्यूल इतना बचा ही नहीं था कि वो जब बीच में स्टॉर्म आया तो वापिस यहाँ पे जा सके। तो ना चाहते हुए भी उसे किसकी तरफ, इंग्लैंड की तरफ ही जाना पड़ा। तो उन्होंने रिस्क लिया कि नहीं लिया? अरे बताओ, लिया कि नहीं लिया? लिया ना रिस्क। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस में डाला, रिस्क में डाला, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो वैसे भी नहीं बचूंगा, तो स्टॉर्म में ही घुसना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, ग्रेटिट्यूड एंड रेस्क्यू। ग्रेटिट्यूड एंड रेस्क्यू क्या की, उनकी जो उनको हेल्प मिली वो अनएक्सपेक्टेड थी। क्या तुम सोच सकते हो, तुम कहीं पे अंधेरी जगह पे बिल्कुल अकेले फंस चुके हो, या तो तुम्हारी जान पे बनाई है, और कोई अनएक्सपेक्टेडली एकदम आ जाए और तुम्हें बचा के वहां से निकाल लाए? इज इट पॉसिबल? सबकी लाइफ में ऐसे एक इंसिडेंट हुए हैं, मेरी लाइफ में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है कि जहां पे चीजें अनएक्सपेक्टेडली, मुझे था कि नाउ द लाइफ हैज गॉन, अब मेरे को कोई नहीं बचा सकता, बट समथिंग सुपरनैचुरल हैपेंड, कुछ हुआ कि वहां से हम बच के आ गए। नॉट ओनली मी, माई एंटायर फैमिली। आई वॉज अ किड, मैं एक बच्ची थी 4-5 साल की, मेरी फैमिली वाले बताते हैं मुझे बात। तो दैट्स द थिंग। अब क्या कह रहे हैं वो कि उन्हें क्या दिखाया कि हेल्प अराइज फ्रॉम एंटायरली अनएक्सपेक्टेड। जो उनकी हेल्प आई वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, और उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई हेल्प आएगी उनके लिए। जो पायलट था उन्होंने फटाफट लैंडिंग के बाद उन्होंने ग्रेटिट्यूड, उन्हें थैंक यू बोलना था अनदर पायलट को, बट वो अनदर पायलट वहां पे नहीं था फॉर रिसीविंग दैट थैंक यू। उसके बाद हाईलाइट क्या किया गया है कि ह्यूमन नीड टू एक्नॉलेज दोज हु हेल्प अस। तो एज अ ह्यूमन हमें इस चीज को बहुत मानना चाहिए, और हमें उनका ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, थैंक यू फील करना चाहिए, जो हमारी मुसीबत के टाइम पे हमें क्या करें, हेल्प करें। आजकल की जनरेशन में ये चीजें नहीं है, वो सोचते हैं कर दिया तो ठीक है। होप इन डार्कनेस इन सेंस, जब उनका डार्केस्ट मोमेंट था, जब उन्हें लगा कि अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो मैं गया, अब तो मैं खत्म,
फिर भी उनको क्या मिली, एक होप मिली, किसके थ्रू, उस ब्लैक एरोप्लेन के थ्रू। उसके बाद जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि भाई हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी आशा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप होपफुल रहोगे तो रेस्क्यू तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर ही लेगा। उसके बाद क्या बोला है, अ पावरफुल मेटाफर फॉर फेथ एंड ट्रस्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स, कि भाई मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अपना ट्रस्ट और फेथ को कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। यू शुड ट्रस्ट योर गॉड एंड आपको क्या करना है, उन पे फेथ दिखाना है। स्टोरी टाइमलाइन है ये, 1:30 AM था, दोबारा से रिपीट वही सब, सुबह का 1:30 AM का टाइम था, वो डकोटा को फ्रांस से उड़ा रहे थे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये मैंने आपका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 150 किलोमीटर जब पेरिस से आगे आ गए तो बहुत खतरनाक सा एक तूफान आया, जिसमें वो क्या हुआ, फंस गए। उसके बाद उनके सारे सिस्टम फेल हो गए, स्टॉर्म में फंसने के बाद उनका कंपास फेल हो गया, उनका रेडियो नहीं चला, उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए। एक ब्लैक एरोप्लेन आया, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन आया, जिसकी कोई लाइट्स नहीं दिख रही थी, बस पायलट ने क्या करा, ऐसे हाथ करा कि चलो मेरे पीछे, और वो उसके पीछे चले गए, फॉलो मी कहा। उसके बाद 30 मिनट बाद स्टॉर्म में भटकते भटकते 30 मिनट बाद उनको रनवे दिखा, उस पर उन्होंने अच्छे से लैंड किया और क्या लैंड सेफली कर लिया। बाद में वो क्या आ गए, मिस्ट्री जो रिवील हुई, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो गायब हो गया। कंट्रोल सेंटर में पता चला कि और कोई भी एयरक्राफ्ट आपके अलावा रेडार पे शो नहीं हो रहा था। स्टोरी समझ में आई, दोनों समझ में आई, यंग सीगल की और द ब्लैक एरोप्लेन। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और मैं ट्राई करूंगी कि उन डाउट्स को रिजॉल्व भी करूँ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू एंड शुक्रिया।